चलो भाई, आज हम लोग त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। बहुत सारे बुक में ऊंचाई एवं दूरी से दिया गया है, बहुत सारे बुक में हाइट एंड डिस्टेंस। इसमें हम लोग पढ़ेंगे सम एप्लीकेशन इन ट्रिग्नोमेट्री। त्रिकोणमिति में अर्थात हम त्रिकोणमिति की मदद से किसी भी वस्तु का ऊंचाई एवं दूरी ज्ञात कर सकते हैं, अगर उस वस्तु का हमें कोण और कोई एक रेखा पता हो। जैसे मान लेते हैं कोई मीनार है और उस मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है हमें, तो उसके लिए हमें उसकी कोण की आवश्यकता पड़ेगी और जो दूरियां हैं नीचे से हम जहां खड़ा है और हम जहां खड़ा है उससे और उस मीनार के पाद बिंदु अर्थात निचली भाग तक का दूरी पता हो और हम जो खड़ा है उसका टॉप पता हो कि उसका दृष्टि रेखा क्या बन रहा है। इसमें हमें कोण पता हो तो हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। ऊंचाई एवं दूरी कोई खास चीज़ नहीं है, बस आसान वे में समझे। आसान समझे तो आसान है, नहीं तो माथापच्ची होती है, लेकिन इतनी माथापेची भी नहीं होती है कि ना हो भाई, है ना। तो आइए करते हैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, अर्थात त्रिकोणमिति का प्रयोग हम कहाँ कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, इससे जानने से पहले कुछ मूलभूत अवधारणाएं हैं, उसे हमें जानना पड़ेगा। जैसे एक क्षैतिज तल इंग्लिश में कहते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन, है ना। दूसरी बात है क्षैतिज रेखा इंग्लिश में कहते हैं इसे हॉरिजॉन्टल लाइन। और एक तीसरी है, वो है दृष्टि रेखा। बारी बारी से हम लोग एक एक करके इसे परिभाषित करें तो ये और भी आसान हो जाता है। ध्यान देंगे, कि क्षैतिज तल हॉरिजॉन्टल प्लेन HORIZONTAL हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल लाइन और दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा, लाइन ऑफ साइट। बारी बारी से हम लोग इसको परिभाषित कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा कि क्षैतिज तल क्या है ना। देखिएगा, पृथ्वी के समानांतर तल को क्षैतिज तल कहते हैं। याद रखिए, क्षैतिज तल कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी के समानांतर जो तल है, जैसे हमारी पृथ्वी है, इसके ही अनुसार जो तल हो, इस तल को कहते हैं क्षैतिज तल। और क्षैतिज रेखा क्या है, तो क्षैतिज तल के समानांतर खींचे गए रेखा को क्षैतिज रेखा कहते हैं। और क्षैतिज रेखा किसे कहते हैं, तो क्षैतिज तल के समानांतर खींचे गए रेखा को क्षैतिज रेखा कहते हैं। ये तो मूलभूत है, जो आवश्यकता पड़ती ही है। अब बात करते हैं लाइन ऑफ साइट की, अर्थात दृष्टि रेखा की। तो दृष्टि रेखा क्या है, इस पर ध्यान दें। अक्सर आप लोग देखे होंगे, जैसे आप खड़े हैं तो आपके सामने कोई वस्तु है, तो वो आंख और वो वस्तु दोनों के जब साइड बनाना है तो दोनों को मिलना होता है। जब देखना है तो जब हम देख रहे होते हैं तो एक लाइन सीधा जाता है, वही लाइन क्या कहलाता है, तो दृष्टि रेखा कहलाता है। अब इसे हमें परिभाषा में पिरोना है ना। और इसे हम किस प्रकार परिभाषा में पिरोएंगे, वो ध्यान दीजिए।
ध्यान दीजिए। तो कैसे करेंगे, तो किसी दर्शक की आंख और देखे जाने वाली वस्तु को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, दृष्टि रेखा कहते हैं। दृष्टि रेखा कहते हैं। अब इसको बारी बारी से समझेंगे। सपोज है ये रही हमारी पृथ्वी, ध्यान दीजिएगा, इस तीनों को बारी बारी से समझने का प्रयत्न करेंगे। ये रही हमारी पृथ्वी और इसी के समानांतर में जो खींचा गया तल है वह तल क्या कहलाएगा, तो क्षैतिज तल कहलाएगा। इसे कहेंगे क्षैतिज तल। बात करते हैं अब दृष्टि रेखा की। मान लेते हैं कि कोई यहां पर खड़ा है और ये अपनी आंखों से, कोई व्यक्ति जो दर्शक है, कोई व्यक्ति अपनी आंखों से इस वस्तु को देख रहा है, तो ये जो देखने के लिए लाइन ऑफ साइट बना, अर्थात जो देखने के लिए जो रेखाएं बनी, वही रेखाएं क्या कहलाएगी, दृष्टि रेखा कहलाएगी। यही लाइन ऑफ साइट अर्थात दृष्टि रेखा कहलाएगी। जब हम इस वस्तु को देख रहे हैं तो हमारे आंखों के सामने है वो, तो इसे कहते हैं दृष्टि रेखा। अगर ये तो दृष्टि रेखा, तो दृष्टि रेखा समझ में आया, क्षैतिज तल और पृथ्वी तल। लेकिन इसमें मुख्य रूप से दो चीजें और भी पढ़नी है। वो क्या है, उस पर ध्यान दीजिएगा। दो चीजें हैं, जैसे एक और उन्नयन कोण और पांचवी हो जाएगी अवनमन कोण। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं इसको, एंगल ऑफ एलिवेशन। ध्यान दीजिएगा, अवनमन कोण एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं इसको। ठीक है, अब बारी बारी से दोनों को अगर हम परिभाषित करें कि उन्नयन कोण क्या है और नमन कोण क्या है, तो ध्यान दीजिए थोड़ा सा। जैसे हम खड़े हैं तो जो हम सीध में देख रहे हैं वो एक क्षैतिज रेखाएं बनाएगी ऐसे, लेकिन जैसे हम ऊपर देख रहे हैं तो ये ऊपर दृष्टि रेखा जब हमारी गई तो ये दोनों के बीच जो कोण बनेगा ये कोण कहलाता है एंगल ऑफ एलिवेशन अर्थात उन्नयन कोण। और जब हम इसी दृष्टि रेखा से नीचे की वस्तु को देखते हैं तो हमारा जो क्षैतिज रेखा हमारे आंखों का है, वो हमारे आंखों की क्षैतिज रेखा और नीचे जो डिप्रेशन में बना, जो नीचे बना, उस दोनों के बीच बने कोण को हम अवनमन कोण कहते हैं। अर्थात परिभाषा किस प्रकार बनाएंगे, ये देखिए कि उन्नयन कोण किसे कहते हैं, है ना, जब दर्शक किसी वस्तु को ऊपर में देखता है, जब दर्शक किसी वस्तु को ऊपर में देखता है तब आंख के क्षैतिज रेखा तथा दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। ध्यान दीजिए, मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है जो इस प्रकार यहां पर खड़े हैं, ठीक है, इस लाइन पर इस प्रकार खड़े हैं और देख क्या रहे हैं, तो यहां पर उड़ती हुई एक चिड़िया को देख रहे हैं। मान लेते हैं उड़ती हुई एक चिड़िया को देख रहे हैं। जब तो ये आंखें हैं तो ये आंख एक तो सीध में ऐसे बनाएगा रेखा जिसे हम कहेंगे क्षैतिज रेखा, एक तो क्षैतिज रेखा ये बनाएंगे वो अगर सीधा देखते हैं तो, लेकिन यहां से इसे देखने के लिए तो दृष्टि रेखा ऊपर होना पड़ेगा, दृष्टि रेखा, और दृष्टि रेखा हमेशा क्षैतिज हो। तो ये जो कोण बना इसे ही कहते हैं उन्नयन कोण। क्लियर है, उन्नयन कोण। तो क्षैतिज रेखा सीधा हल्का में कर सकते हैं हम लोग, क्षैतिज रेखा तथा दृष्टि रेखा के बीच अगर कोई वस्तु ऊपर हो तो क्षैतिज रेखा तथा दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को उन्नयन कोण कहते हैं।
समझने के लिए, जब दर्शक किसी वस्तु को ऊपर में देखता है तब आंख के क्षैतिज रेखा तथा दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को उन्नयन कोण कहते हैं, या क्या कहलाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन, जब आदमी ऊपर देखता हो। क्लियर है। लेकिन अवनमन कोण किसे कहते हैं, व्हाट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो अवनमन कोण तो क्षैतिज रेखा, ऐसे लिख सकते हैं हल्का में, क्षैतिज रेखा तथा दृष्टि रेखा जब वस्तु नीचे अवस्थित हो, नीचे स्थित हो, तो क्षैतिज रेखा तथा दृष्टि रेखा जब वस्तु नीचे स्थित हो, क्वेश्चन में लगा देंगे इसको, क्वेश्चन कर देंगे जब वस्तु नीचे स्थित हो, क्षैतिज रेखा तथा दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को क्या कहेंगे, तो अवनमन कोण कहेंगे, अवनमन कोण कहते हैं। क्लियर। कैसे, ध्यान दीजिएगा, ये तो क्षैतिज रेखा है, लेकिन यहां पर एक छोटा बच्चा खेल रहा है, यहां पर एक छोटा बच्चा खेल रहा है, और इसकी जो दृष्टि है वो इस बच्चे पर पड़ रहा है। ठीक है। तो जो नीचे देखा गया वस्तु, यही थीटा जो नीचे दिखा गया, क्षैतिज रेखा तथा दृष्टि रेखा है ना, दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को क्या कहेंगे, अवनमन कोण, अवनमन कोण। उम्मीद है कि आप अवनमन कोण, उन्नयन कोण समझ गए होंगे। उन्नयन कोण क्या है, तो ऊपर दिखा जाता है, और नमन कोण नीचे देखा जाता है, और उन्नयन कोण और नमन कोण ऑलवेज बराबर होते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा, है ना। ध्यान लीजिए कि जब हम त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग कर रहे होते हैं, इसमें हमें तीन चीजें की आवश्यकता, तीन अनुपातों की आवश्यकता होती है। किसी भी त्रिभुज के लिए, समकोण त्रिभुज के लिए हमें तीन अनुपातों की आवश्यकता होती है। उसमें पहला होता है साइन थीटा। हम लोग जानते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। साइन थीटा का प्रयोग कब करते हैं, जब अगर मान लेते हैं एक समकोण त्रिभुज है, और ज्यादातर तो समकोण त्रिभुज से ही बनाना होता है, ए बी सी, जिसका कोण भी समकोण हो, तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटा कर्ण, अर्थात P बटा H। आपको पता है, इसे कहते हैं P, इसे कहते हैं H, इसे कहते हैं B। तो P बटा H के लिए हम कब यूज कर सकते हैं साइन थीटा, अगर एंगल दिया रहे थीटा। अगर इस थीटा के अनुसार बात करें तो P और H, अगर थीटा दिया रहे, P का वैल्यू पता नहीं है, तो हम थीटा और H का प्रयोग करके P का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। अगर P दिया रहे, H नहीं दिया, थीटा और इसको यूज करके कोण और एक साइड से हम लोग इसका दूसरा साइड ज्ञात कर सकते हैं। अगर आधार और कर्ण में संबंध बताना रहे तो हम लोग क्या करेंगे, cos थीटा का प्रयोग करेंगे। cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, और इसका फॉर्मूला होता है b बटा h, अर्थात आधार बटा कर्ण। तीसरा है tan थीटा। tan थीटा के लिए क्या हो जाता है, लंब बटा आधार। इसे याद रख के आगे बढ़ा जाए, P बटा H। अगर ये याद है तो बनाने में आपको दिक्कत नहीं होगी, और इसमें ज्यादा की वैल्यू याद नहीं करनी है। एक साइन 30, cos 30, tan 30, ये हमें याद होना चाहिए। साइन 30 होता है 1/2, tan 30 होता है 3/2, और cos 30 होता √3/2, और tan 30 होता है 1/√3। दूसरी बात करें तो साइन 45, cos 45, और एक तीसरी tan 45, ये हमें याद होना चाहिए। साइन 45 कितना होता है, तो 1/√2, cos 45 भी 1/√2, tan 45 होता 1। अब एक 60 का बस, साइन 60, cos 60 और tan 60। साइन 60 क्या होता है, तो √3/2 होता है, cos 60 होता है 1/2, और tan 60 होता कितना भाई, तो tan 60 होता √3। बस इतनी ही याद रखनी पड़ती है इसमें, बस इतना अगर फॉर्मूला याद है तो आपके लिए वास्ट नहीं है, सिर्फ सजाना है बस। साइन 30 1/2, साइन 60 √3/2, है ना। तो ये याद करके हमें आगे बढ़नी पड़ेगी, इस पर हम लोग प्रश्न कुछ करना चाहेंगे। जैसे त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 90 डिग्री है, और AB बराबर 6 सेंटीमीटर और AC बराबर 2√3 सेंटीमीटर, तो कोण B का मान ज्ञात करेंगे। हल करेंगे, हल करने के बाद एक फिगर हम लोग ड्रॉ करेंगे। फिगर
ये त्रिभुज है जिसमें कोण ए क्या है तो 90 डिग्री है, क्लियर है। उसके बाद बी और सी अलग अलग है, जिसमें ए बी बराबर कितना दिया 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और एस सी ये वाला होगा, ये वाला तो बीसी है, एस सी क्या हो जाएगा 2√3 सेंटीमीटर। निकालना क्या है तो कोण बी का वैल्यू निकालना है ना। तो हम कैसे करेंगे देखिएगा, ये तो लंब है इसके अनुसार, तो लंब बटा आधार किससे रिलेटेड करता है, किससे रिलेशन रखता है तो सर tan से। तो त्रिभुज ए बी सी में tan b बराबर, क्योंकि b लिखेंगे तभी तो ये आएगा, तो क्या होता है लंब बटा आधार होता है, तो लिख सकते हैं हम लोग AC बटा AB। tan b क्या हो जाएगा तो tan b के जगह पर tan b ही लिखेंगे, या AC का वैल्यू कितना हो जाएगा 2√3 बटा 6 कट जाएगा 3 दूना 6, या tan b इज इक्वल टू √3 बटा 3 पता ना भाई। अब देखिएगा या एक बार और बढ़े तो tan b इज इक्वल टू √3 बटा 3 को √3 गुना √3 हम लोग कर सकते हैं क्या, √3 गुना √3 होता है क्योंकि √3 से √3 कट जाएगा, तो tan b बराबर क्या हो गया तो 1 बटा √3 हो गया। अब tan b 1 बटा √3 हो गया, तो हम लोग जानते हैं कि 1 बटा √3 tan में कब आता है, तो tan b बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1 बटा √3 को tan 30, क्योंकि tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1 बटा √3 होता है, tan से tan काट देंगे, b बराबर क्या बचा 30 डिग्री, यही तो आंसर हो गया। बस यही आंसर है, इतना आसानी से हम लोग बना लेते हैं। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर मतलब ऊपर वाला भाग जमीन को छूने लगता है। एक पेड़ था वो टूटा और नीचे गिर गया, और ऐसा गिरा कि वो तो जुड़ा रह गया, लेकिन जहां से टूटा था वो जमीन को छू गया, और उसके साथ 30 डिग्री का कोण बना लेता है, और उसी के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है 30 डिग्री का। तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है उससे 8 मीटर है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। तो हमें पूरे पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी पड़ेगी। मान ले कि यह एक पेड़ है, थोड़ा मान लेते हैं, ये तो जमीन है ही क्षैतिज तल, लेकिन अचानक यहां से टूट गया है, यहां से आंधी आने से टूटा और टूटने के बाद इस प्रकार गिर गया, यहां से टूटा और टूटने के बाद इस प्रकार आके झुक गया 36 डिग्री, और आने के बाद यह कितना डिग्री का कोण बना लिया तो 30 डिग्री का कोण बना लिया। नाम डाल देते हैं इसका A B C और इसको D मान लेते हैं, ये पेड़ का पहले का भाग है ना। तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा समझने का प्रयत्न करिएगा, कोई भाष नहीं। और 30 डिग्री का जब कोण बना ले रहा है तो यहाँ BC ध्यान दीजिए, BC का वही जो दूरी है इस पेड़ का जहां टूटा हुआ भाग यहाँ पर गिरकर 30 डिग्री का कोण बना ले, ठीक है। लेकिन जो B और C के बीच की दूरी हमें बताया जा रहा है कि जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वह 8 मीटर है। कितना मीटर आ गया 8 मीटर। देखो भाई, हम ये भी ज्ञात करना है और ये भी ज्ञात करना है, और दोनों ज्ञात करने के बाद जब दोनों को जोड़ देंगे तो हमें पूरा वैल्यूएशन ऊपर से नीचे तक पता चल जाएगा। तो पहले हम साइन का प्रयोग सॉरी कॉस का प्रयोग करेंगे तो ये दोनों ज्ञात हो जाएगा। अगर हम जब ये ज्ञात हो जाए तो tan का प्रयोग कर देंगे तो ये ज्ञात हो जाएगा, या फिर हम साइन का प्रयोग कर देंगे तो इससे ये निकल जाएगा। तो चलिए हल करते हैं। त्रिभुज ABC में, बस क्वेश्चन का आंसर बहुत सारे इसी में ही है, आपको समझना है। ABC में अगर हम डालें cos 30 डिग्री इज इक्वल टू cos 30 डालेंगे तो ये हो जाएगा, ये है ना, तो आधार बटा कर्ण, अर्थात cos 30 बराबर क्या हो जाएगा 8 बट्टा AC। ज्यादा लंबा करने की जरूरत नहीं है। और cos 30 का हम लोग वैल्यू जानते हैं क्या होता है, तो √3 बट्टा 2 बराबर 8 बट्टा AC हो जाता है। तो अब AC को इधर लाए, ध्यान दीजिए, अगर हम AC √3 AC कर ले, या ऐसे गुना होता है ना भाई, तो √3 AC बराबर 8 गुना 2 हो जाएगा। तो AC बराबर क्या हो जाएगा तो 16, और बट्टा एक गुना में था तो नीचे आ जाएगा। इसको समीकरण 1 हम लिख लेते हैं, ऐसे ही लिख लेते हैं। AC का वैल्यू क्या आ गया मेरा 16 बट्टा √3, AC का वैल्यू हमारा निकल गया। अब चाहिए हमें AB का वैल्यू। पुनः त्रिभुज ABC में कुछ ज्यादा भाषा घसने की जरूरत नहीं है, क्या हो जाएगा तो tan 30 डाल लेते हैं। tan 30 डालेंगे तो लंब बटा आधार होता है, तो AB बट्टा
आधार क्या हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा, 8 मीटर है, ये भी मीटर में आ गया, तो 8 मीटर है। तो tan 30 क्या होता है, तो 1/√3 बराबर AB/8। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम इधर लाए इसको और इधर लाए इसको, तो क्या हो जाएगा, या हल करें इसको, तो AB बराबर हो जाएगा 8/√3, अर्थात AB का वैल्यू क्या हो जाएगा, 8/√3 मीटर। अब हमें क्या ज्ञात करना है, तो dB ज्ञात करना है। तो ज्ञात क्या करना है, तो dB बराबर क्या हो जाएगा, dB पेड़ की ऊंचाई, dB बराबर हो जाएगा dB बराबर हो जाएगा AB प्लस AC, AB प्लस AC, बिकॉज यही टूट के भाग तो इधर आया है, इसलिए इसको हम लोग जोड़ रहे हैं। तो AB का वैल्यू क्या है, तो 8/√3 प्लस 16/√3। जोड़ेंगे इसको, √3 का √3 का एलसीएम √3 ही होगा, 8 + 16, 8 16 क्या हो जाएगा, 24/√3, और इसमें हम गुना करते हैं √3/√3 से, परमेकरण करते हैं, तो क्या हो जाएगा ऊपर 24√3 और बट्टा √3, 8 3 24, अर्थात 8√3 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। किसका, तो इस पेड़ का। तो यहाँ पर मन है तो भाषा थोड़ा बना दीजिए। तो पेड़ की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, तो यही 8√3 मीटर आंसर हो जाएगा। बात एक क्वेश्चन और है, बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी का, और ये बार बार दोहराए जाते हैं एग्जाम में, सारे एग्जाम में, कि एक हवाई जहाज 3000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ता हुआ एक दूसरे हवाई जहाज के ऊपर से गुजरता है। एक हवाई जहाज है जो 3000 मीटर की ऊंचाई पर है, उड़ता हुआ एक दूसरे हवाई जहाज के ऊपर से गुजरता है। ठीक उसी समय एक बिंदु पर दोनों हवाई जहाजों का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री तथा 45 डिग्री है, और एक जगह ऐसा आता है कि दोनों आमने सामने है, तो उन्नयन कोण क्या हो जाता है, 60 डिग्री 45 डिग्री। तो दोनों हवाई जहाजों के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी का, दोनों हवाई जहाज कितने दूर पर है ये बताना है हमें, है ना। ध्यान दीजिए, हल कर रहे हैं। मान लिए, लिखना तो है नहीं, सिर्फ समझिए। मान लिए कि एक हवाई जहाज यहाँ है और एक हवाई जहाज यहाँ है, प्रेक्षक यहाँ है, तो ये इस प्रकार का फिगर बनाएगा, और एक यहाँ से यहाँ है, क्योंकि ऊपर एक हवाई जहाज है, एक नीचे हवाई जहाज है। क्या बनाएगा प्रेक्षक इस प्रकार, तो एक नीचे है तो इसका 45 डिग्री होएगा, और एक ठीक इसके ही सीधे मिलाया यहाँ तक, तो ये कितना डिग्री है, तो ये 60 डिग्री है। पूरा ऊपर से नीचे तक कितना डिग्री, 60 डिग्री है, और छोटा वाला नीचे वाला 45 डिग्री है। इसका नाम कुछ दे देते हैं, ABCD। ये तो 45 डिग्री क्योंकि सीधा है, तो ये तो 90 डिग्री होगा ही, है ना। और कुछ करना नहीं है, ज्ञात क्या करना है हमको, AD के बीच की दूरी ज्ञात करना है। चूंकि यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है कि कितना किलोमीटर पर उड़ रहा है, 3000 मीटर पर उड़ान भर रहा है ना। यहाँ पर दिया हुआ कि एक हवाई जहाज 3000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ता हुआ एक दूसरे हवाई जहाज के ऊपर से गुजर जाता है। तो ये बताओ भाई कि हमें ये जो 3000 पर है, तो नीचे वाला की ऊंचाई अगर हमको पता चल जाए, नीचे वाला का पता चल जाए, तो पूरा में से इसको घटा लेंगे तो आंसर तो आ जाएगा मेरा। तो त्रिभुज ABC में हम लोग पहले काम करते हैं, तो हल कर रहे हैं। त्रिभुज ABC में ज्यादा कुछ नहीं करना है, क्या डालेंगे, तो tan 45 डालते हैं। tan 45 बराबर क्या होता है, तो tan 45 बराबर होता है लंब बट्टा आधार, अर्थात AB बट्टा BC, AB बट्टा BC। tan 45 होता है 1, तो AB बट्टा BC, तो क्या हो जाएगा, कोड़ा कोड़ी गुणा करेंगे तो एक तो है ही, तो AB बराबर हो जाएगा BC, समीकरण 1 मान लेते हैं। AB बराबर BC, AB BC के बराबर हो जाएगा, है ना। ध्यान दीजिए, AB BC के बराबर हो गया। तो अब पुनः करेंगे त्रिभुज DBC में, पूरे त्रिभुज में, त्रिभुज DBC में, त्रिभुज DBC में क्या करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज DBC में पूरा कितना है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है, तो tan 60, चूंकि हमें जरूरत इसी की है ना, ये पता चल जाए तो ये भी, क्योंकि ये दोनों बराबर है। tan 60 बराबर क्या हो जाएगा, तो DB बट्टा BC हो जाएगा, DB बट्टा BC नहीं हो जाएगा जी। तो tan 60 क्या है, तो tan 60 होता है √3, DB का वैल्यू दे रहा है 3000, और 3000 बट्टा BC रखेंगे, और BC इधर आ जाएगा तो √3 इधर चला जाएगा। BC बराबर क्या हो जाएगा, 3000 बट्टा √3 नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये गुना में तो भाग में तो गुना में आ गया, तो ये कटेगा। √3 बट्टा √3 से अगर परमेकरण कर दें तो BC बराबर हो जाएगा 3000, √3 बट्टा √3 का गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो 1000 मरतबा कट जाएगा ये, या BC बराबर क्या हो जाएगा, तो 1000
√3 और हम लोग जानते हैं √3 का वैल्यू क्या होता है 1.732 तो 1000 गुना 1.732 अर्थात 3 को 0 बढ़ेगा उधर तो 1732 मीटर हो जाएगा। तो देखिएगा अब BC बराबर चूंकि यहाँ लिख देंगे BC बराबर इतना गया चूंकि BC बराबर है क्या है AB है तो या इसलिए AB बराबर क्या हो जाएगा समीकरण 1 से लिख सकते हैं हम लोग तो AB बराबर क्या हो जाएगा मेरा तो AB बराबर हो जाएगा 1732 मीटर हो जाएगा। तो अब करेंगे थोड़ा सा क्या निकालना है तो AD निकालना है क्या तो AD बराबर क्या हो जाएगा तो AD बराबर हो जाएगा DB माइनस या BD माइनस AB अर्थात 3000 माइनस 1732 घटा लेंगे तो 10 से 2 गया 8 बचा यहाँ कितना 9 9 से 3 गया 2 सॉरी 9 से 3 गया 6 और 9 9 से 7 गया 2 और 3 2 से 1 गया 1 1268 मीटर इसका आंसर हो जाएगा अर्थात दोनों के ऊर्ध्वाधर कितनी हो जाएगी ऊर्ध्वाधर दूरी 1268 मीटर यही आपका आंसर होगा। बस इतना होगा। क्वेश्चन है कि 10 मीटर ऊंची ध्वज दंड पर एक ऊर्ध्वाधर मीनार एक समकोण बनाती है। 10 मीटर ऊंची ध्वज दंड पर देखिएगा देखने में छोटा है लेकिन मतलब थोड़ा दिमाग तो आपको घुमाएगा ही। 10 मीटर ऊंची ध्वज दंड पर एक ऊर्ध्वाधर मीनार एक समकोण बनाती है यदि उनके बीच की दूरी 20 मीटर हो यदि उनके बीच की दूरी क्या हो 20 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। आइए हल करेंगे। देखिएगा हमें कुछ नहीं करना है एक मीनार पहले लेते हैं मान लेते हैं AB क्या है तो एक मीनार है ना इससे ठीक 20 मीटर की दूरी पर एक ध्वज दंड है जो कितने ऊंचाई की है 10 मीटर की ऊंचाई पर 10 मीटर की ऊंचाई पर इसको C मान लेते हैं एक D हो गया। तो क्या कर रहा है ये यहां से इसके ऊपर क्या कर रहा है तो समकोण बना रहा है अर्थात यह पूरा कितना 90 डिग्री बना रहा है। ठीक है कहां बना रहा है तो इस पर बना रहा है। अगर एक रेखाएं हम इस प्रकार इसको मिला ले डॉट डॉट में ध्यान दो भाई दोनों अलग अलग हो जाएगा। अगर पूरा 90 है अगर हम इसका वैल्यू थीटा मान ले तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अगर हम नीचे वाला का वैल्यू थीटा मान ले तो ऊपर वाला 90 माइनस थीटा हो जाएगा क्योंकि दोनों को जोड़ने से ही तो 90 बनेगा ना भाई 90 जो बचेगा ऊपर वाला वो तो 90 माइनस थीटा ही बचेगी ना। ध्यान दीजिएगा हम लोग जानते हैं एकांतर कोण क्या होता है बराबर होता है तो ये थीटा हो जाएगा है ना। अब इसके अनुसार हम इस थीटा का वैल्यू निकाल ले तो इसे यह भी पता हो जाएगा क्योंकि करना क्या है हमें इसका वैल्यू निकालना है। तो A B C D और एक E इसका नाम दे देते हैं। बस आपको करने आना चाहिए कि एक 10 मीटर ऊंची ध्वज दंड पर एक ऊर्ध्वाधर मीनार एक समकोण बनाती है यदि उनके बीच की दूरी 20 मीटर हो बीच की दूरी 20 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई फाइंड करके बताओ भाई। तो हमें क्या करना पड़ेगा जब हमें ये पता है ये भी तो पता हो गया कितना है 10 मीटर ही हो जाएगा है ना क्योंकि इसके बराबर इसके है क्योंकि पैरेलल तो दोनों जा रहा है और दोनों बराबर है सेम है। तो पहले हम इस थीटा का वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है अगर थीटा का वैल्यू ना निकाले तो भी और आसान करने की कोशिश करें 20 मीटर तो ये भी 20 मीटर ही होगी ना बाबू ये भी 20 मीटर होगी। कोशिश करते हैं पहले थीटा का वैल्यू निकालने का हम लोग। तो त्रिभुज BCD चाहे DBC में त्रिभुज DBC में अगर हम tan थीटा का वैल्यू डाल लें tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा तो 10/20 क्योंकि BC हो जाएगा लंब बटा आधार होता है तो 10/20 हो जाएगा नहीं तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है समीकरण 1 इसको मान लेते हैं। पुनः चलते हैं यहाँ पर अब त्रिभुज AED में पुनः त्रिभुज AED में क्या हो जाएगा अगर हम इसका वैल्यू डालें ये तो 20 हमें पता है tan 90 माइनस थीटा tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू तो AE इसका लंब होगा आधार क्या हो जाएगा तो भाई 20 हो जाएगा AE/20 tan 90 माइनस थीटा क्या होता है तो cot थीटा होता है cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा तो AE/20 हो जाएगा।
AE अपॉन 20 हो जाएगा, है ना। समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 तथा 2 को गुणा करने पर तो क्या हो जाएगा, इधर बायां पक्ष के साथ tan थीटा गुना cot थीटा बराबर 1/2 गुना AE बट्टा 20, नहीं हो जाएगा भाई। तो tan थीटा गुना cot थीटा क्या होता है, तो tan थीटा गुना cot थीटा हम लोग जानते हैं कि 1 होता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, AE बट्टा 20 गुना 40, तो AE बराबर क्या हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, तो AE बराबर 20 हो गया। और EB बराबर क्या दे रहा है, तो EB बराबर 10। हमें क्या ज्ञात करना है, तो AB ज्ञात करना है। AB क्या हो जाएगा 20 गुना 40 होगा, यहाँ पर 40, और ये तो AE का वैल्यू 40 हो गया। तो हम लोग क्या ज्ञात करना है, AB। तो AB के लिए क्या करेंगे, तो AE प्लस EB बराबर 40 प्लस 10 इक्वल टू 40 10 50 मीटर आंसर हो जाएगा। इसका वैल्यूएशन आ गया कितना, 50 मीटर आंसर, बिकॉज ये 40 है तो 10 दोनों को जोड़ेंगे तो 50 मीटर हो जाएगा। बस इतना तो आसान है।